वेलकम टू स्टडी 365। हिंदू हड़प्पा और सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, इसके बारे में आप लोग को पढ़ा दिया हूँ और इसके वीडियो भी बना के वीडियो भी बन चुके हैं। आप इसका जाके देख सकते हैं चैनल पे। और इसका कुछ वीडियो का जो हड़प्पा सिंधु सभ्यता का जो सेकंड पार्ट बना था उसके भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। हड़प्पा सिंधु सभ्यता हो गया, अब उसके बाद वैदिक संस्कृति या सभ्यता। क्या है? वैदिक संस्कृति या सभ्यता इसको कह सकते हैं। एक्चुअल में सिंधु सभ्यता के बाद भारत में जिस सभ्यता का उदय हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो वैदिक संस्कृति सभ्यता वही है। सिंधु सभ्यता के बाद जो भारत में जिस सभ्यता का उदय हुआ उसे हम क्या बोलते हैं? आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता। अब वेदों की रचना इसी सभ्यता में हुई, इसीलिए इसे वैदिक संस्कृति सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता संस्कृति कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही है। क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों की रचना इसी सभ्यता में हुई है। अब इस सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। अब इस सभ्यता में जो वेद लिखे, जो इस काल में रहे हैं, उन्हें क्या कहा गया? आर्य कहा गया। अब आर्यों को आर्य किसने कहा? सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में मैक्स मूलर, इसको सन लिख लीजिए, 1853 ईस्वी, मैक्स मूलर। किसी ने भी कोई ना कोई नाम तो दिया होगा, तो आर्यों को आर्य नाम किसने दिया? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने आर्य शब्द का प्रयोग क्या किया था? एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। किससे? एक श्रेष्ठ जाति जो जिसमें विद्वान हो, ज्ञानी हो, उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। ये भी जो वैदिक संस्कृति का जो भी नोट्स मैंने बना के आप लोग को बता रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, तो ये बहुत कुछ 2-3 किताबों से मिला के आपके लिए बता रहा हूँ। तो एक सिस्टमेटिक वे में सुनेंगे तो अच्छा लगेगा और याद भी हो जाएगा। अध्ययन की सुविधा से हमने वैदिक संस्कृति सभ्यता को 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक काल ये आपका कब चलेगा? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। ये कहाँ चलेगा? ये चलेगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये 2 भागों में बांट दिया गया। डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन जितना जाएंगे जो आपको काम आ जाए और जो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। एक एशिया माइनर के अभिलेख हैं जो ईरान में है, उसमें जैसे हमारे यहाँ का अभिलेख मिला, हड़प्पा सिंधु सभ्यता के अभिलेख मिलते हैं, उस तरह से वहाँ के जो अभिलेख मिले होंगे, तो उसमें वो एशिया माइनर के जो अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के जो देवी देवता थे उनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब ये इस बात को क्यों जोड़ा गया? क्योंकि इससे अनुमान लगाया जाता है कि जो ऋग्वैदिक काल के जो बातें थी वो उससे एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो वहाँ के जो वैदिक आर्य जो थे ईरान से होकर भारत आए थे। इस बात को समझ रहे हैं कि कुछ अभिलेख एक दूसरे से मिलते हैं, वहाँ की बात होती है। तो जो कुछ प्रोफेसर जो इस बारे में खोज करता होंगे, तो उन्होंने एक अनुमान लगाया कि आर्य जो कहाँ से आए थे? ईरान से होकर आए थे। और ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से भी मिलते हैं। अभी बात लाइन को देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि ऋग्वेद की अनेक बातें किस भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ में मिलते हैं, तो उसमें से एक ऑप्शन था अवेस्ता, जो उसका आंसर था। ठीक है, अवेस्ता लिख लीजिए। अवेस्ता वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब हम पूछा गया है। उसके बाद अब आता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान जो है मध्य एशिया। अभी कंफर्म होने के बाद बताया गया कि ये मध्य एशिया से आए थे। क्या है, बहुत सारे प्रोफेसर जो थे उनके अलग अलग मत थे कि कोई यहाँ से आए हैं, कोई वहाँ से आए हैं। तो इनमें से एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर मैक्स मूलर। प्रोफेसर मैक्स मूलर, सॉरी, हाँ, इसके प्रोफेसर क्या थे? मैक्स मूलर। इन्होंने ही कंफर्म किया था और इनसे बहुत सारे प्रोफेसर ने इनसे इनकी बातों से सहमत थे कि जो आर्य आए थे, कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। तो ये जो इतनी मैंने आपसे अभी 10 मिनट 5 मिनट जो बात बताई है, इसमें से ही कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन आगे पीछे घुमा फिरा कर पूछता है। अब चलते हैं आगे। क्या चलेंगे? भौगोलिक विस्तार। क्या चलेंगे इनका? भौगोलिक विस्तार। किसी भी सभ्यता का काल या उस पढ़ाई जब हम करते हैं तो उसकी भौगोलिक,
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी की चर्चा होती है, तो ये पूरा वो चैप्टर कवर हो पाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार में बताया गया है कि ऋग्वेद से जो प्राप्त जानकारी, अब ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी, क्योंकि इस काल के अधिकतर जो बातें हैं वो ऋग्वेद में ही लिखी हैं, तो अधिकतर जो जानकारी मिलती है हमें ऋग्वेद के थ्रू ही मिलती है, उसका दूसरा उल्लेख कहीं से नहीं मिलता। तो ऋग्वेद से जो प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार जो है अफगानिस्तान और पंजाब तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश तक था। एक अनुमान है इसमें अफगानिस्तान, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश के आसपास था। ठीक है। अब ऋग्वेद में आर्य निवास स्थान के लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। ये शब्द है, आप थोड़ा सा लिखिए, सप्त सैंधव क्षेत्र। मैं इसका अर्थ भी बताता हूँ। इसका अर्थ है 7 नदियों वाला क्षेत्र। क्या है इसका? 7 नदियों का क्षेत्र। ये नदियाँ हैं सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, विपाशा, परशुणी, वितस्ता, असिकनी, ये 7 नदियां हैं। वैदिक सभ्यताओं में जो है, वैदिक जो साहित्य हैं, वैदिक साहित्य में टोटल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। कितनी नदियों का वैदिक साहित्यों में? ये देख लीजिए क्या लिखा है, वैदिक संहिताओं। ये जो पूरी बुकें होंगी इस वैदिक काल की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इन सभी बुकों में लगभग कितने ग्रंथ जो है उसमें 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितने? 31 नदियों का। नदियों की बात आई थी इसलिए मैंने नदी वाला चैप्टर यहीं पे इसको जोड़ के रख दिया ताकि एक फ्लो बना रहे। वैदिक संहिता जो है इन पे 21 नदियों का वर्णन मिलता है, 31 नदियों को, 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितना मिलता है? ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितना? 25। तो ये ऋग्वेद में 25 नदियाँ, थोड़ा समझते जाइएगा। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। कितना? 25 नदियों का। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि जो इसमें ऋग्वेद में नदी सूक्त, मतलब जैसे हमारा चैप्टर होता है ना, मतलब पेज 1, पेज 2, अध्याय 1, अध्याय 2, उसमें एक ऋग्वेद में एक है सूक्त जो है नदी सूक्त, एक चैप्टर होगा जिसमें केवल 21 नदियों का वर्णन है। कितना? 21 नदियों का। ये भी ध्यान रखेंगे आप अभी। कितना? 21 नदियों का। किसमें है? ये नदी सूक्त में। यह क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि नदी सूक्त में कितने नदियों का उल्लेख है? 21। और कई लोग पढ़े रहते हैं तो 25 में कंफ्यूज हो जाते हैं, 21 और 25 में। इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु को बताया गया है। किसको बताया गया है? सिंधु को। इस काल की सर्वाधिक नदी, महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया, और सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। महत्वपूर्ण नदी सिंधु को और पवित्र नदी सरस्वती को। सरस्वती को हम क्या क्या बोलते हैं लोग? सरस्वती को 3 नाम लेते थे। देवी तमा, हाँ, पहला क्या है? देवी तमा। दूसरा आपका है mateतमा और नदीतमा। mateतमा और नदीतमा, ये 3 नाम सरस्वती नदी के थे। सरस्वती नदी क्या थी? पवित्र नदी थी। इन 3 नामों से हमको बुलाते थे, देवीतमा, mateतमा और नदीतमा कहा गया। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार, ये भी लिख लीजिए, थोड़ा समझ में आ जाएगा। गंगा नदी का एक बार, यमुना नदी का 3 बार। गंगा नदी का एक बार नाम उल्लेख हुआ है और यमुना नदी का 3 बार नाम लिया गया है। सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। इस बात का याद रखिएगा, सर्वाधिक किस नदी का उल्लेख किया गया। ये जो सब चीज़ें क्वेश्चंस ही बना के आपको एक फ्लो में लाइन से जोड़ के एक चैप्टर के रूप में आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है। तो सिंधु नदी का जो उल्लेख है सर्वाधिक बार किया गया। अब ऋग्वेद में मतलब भौगोलिक स्थिति बता रहा हूँ, तो लास्ट है उसको भी खत्म कर देता हूँ। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत और उसकी एक चोटी मुजवंत, जो भी आप पढ़ ले, ये लिखा है मुजवंत। ठीक है। ये मुजवंत हिमालय पर्वत और उसकी एक चोटी का भी उल्लेख किया गया है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे इसकी सामाजिक स्थिति के बारे में। चलिए सामाजिक स्थिति शुरू करते हैं। सामाजिक स्थिति। अब क्या है, ऋग्वैदिक काल में सामाजिक स्थिति कैसी थी? वहाँ पे ऋग्वैदिक जो समाज था पितृसत्तात्मक था। क्या था? पितृसत्तात्मक, मतलब पितृ प्रधान
वहाँ पे था। मतलब सबसे जो समाज की अब जो मुखिया था वो घर का, वो क्या कहला कौन थे, पिता ही होते थे। समाज की सबसे छोटी इकाई या परिवार या कुल थी, जो छोटी इकाई उसको क्या बोलते थे, परिवार या कुल थी। इस तरह क्वेश्चन आया है कि ऋग्वेद की सबसे छोटी इकाई क्या कहते थे, परिवार या कुल, जिसका मुखिया क्या था, पिता था, जिसे कुलप क्या कहते थे, कुलप कूलअप कहते थे। क्या कहते थे, कूलअप। एक लाइन को समझिए तब समझ में आएगा। ऋग्वैदिक समाज पितृ प्रधान थी, इसकी जो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार कुल थी, जिसका मुखिया पिता था, पिता होता था, और जिसे हम कुलअप कहते थे। क्या कहते थे, कुलअप। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। अब इस बात को ध्यान रखेंगे, इसको एक लाइन बाय लाइन में मैं आपको बताता जाऊंगा, फिर एक बार और समरी दे दूंगा। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की जो प्रथा थी, क्या थी, संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। दादा दादी नानी नाती पोते जो के लिए एक संयुक्त शब्द यूज होता था, जिसे हम नृप्त कहते थे। क्या, नृप्त। मैं लिख देता हूँ, ये नप्त्र, ये इस तरह से है, ना आधा पा, ये नप्त्र। ठीक है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है वर्ड कुछ कुछ बोलने में। नप्त्र, ये शब्द किस लिए यूज होता था, दादा दादी नानी पोते सबके लिए एक बराबर एक शब्द का प्रयोग होता था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के लिए चिन्ह, जो हमेशा शब्द बोला जाता है कि वर्ण व्यवस्था है ऋग्वैदिक काल में, तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते, मतलब बात कही जाती है कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी। तो ऋग्वैदिक के 10वें मंडल में, कौन से मंडल में, ये क्वेश्चन आया है, कौन से मंडल में, 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था तो आप लोग जानते हैं, समझते ही हैं। जो नहीं जानते वर्ण व्यवस्था की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कहाँ कहाँ से आए, तो एक इसके ऋग्वेद के अनुसार जो है, विराट पुरुष उनके मुख से कौन आए, ब्राह्मण। मुख से कौन आए, ब्राह्मण। मुख से ब्राह्मण, और भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य, और पैरों से शूद्र। ठीक है, मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय, भुजाओं से वैश्य, जांघों से, और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए। इस काल में अब देखिए, हर सामाजिक स्थिति किसी भी, जैसे हड़प्पा सभ्यता हो, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, जो भी मैं पढ़ाऊंगा, सभी में स्थितियों का आज भी जो होता है, अभी वर्तमान भारत में भी स्त्रियों की स्थिति कैसी हमेशा चर्चा का विषय रहा है। तो उस समय वैदिक संस्कृति सभ्यता के समय स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, मैं उसको पूरा डिफाइन किया हूँ। इसको थोड़ा सा गौर से सुनेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको गौर से सुनिएगा। इस काल में स्त्रियां जो है अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी, पहला। दूसरा, बाल विवाह, स्त्री प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। अब ये लाइन से याद करिए, पहला यज्ञ में भाग लेती थी, मतलब उनकी वैल्यू थी। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, इसका प्रचलन नहीं था, मतलब वैल्यू उनकी उस समय भी थी। पुत्रियों का जो है उपनयन संस्कार होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि कौन संस्कार होता था, तो उपनयन संस्कार बेटियों का वहाँ पे होता था। विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन थी, विधवा विवाह जरूरी है, वो भी एक प्रथा अच्छी है, तो उसका प्रचलन था। सामान्यतः एक पत्नित्व विवाह ही प्रचलित थी, मतलब एक विवाह ही, एक पति एक पत्नी एक दूसरे से विवाह कर सकते थे। दहेज जैसी कुप्रथा का प्रचलन नहीं था। तीसरा, स्त्री स्वयं शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। जो स्त्रियां हैं उस समय शिक्षा का उनका हक था, वो शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वारा करके जैसे कुछ महिलाएं हैं, शिक्षित महिलाएं, विदुषी स्त्रियों का उसमें वर्णन है। ठीक है, और आजीवन जो है अविवाहित रहने वाली कन्या अमाजु कहलाती थी। क्या कहलाती थी, अमाजु। आजीवन जो आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या
आवाजु कहलाती थी। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। ये भी इनको इस तरह से हक मिला हुआ था कि वो अगर उनका पति खत्म हो जाता, उनका छोटा भाई देवर जो है उससे वो अपने क्या कर सकती थी, विवाह कर सकती थी। जीविका के, अब ये जो महिलाओं का पूरा हो गया, महिलाओं का इसमें बहुत सारा हक था, इसमें कहीं भी इनके निगेटिव नहीं है कि उनके हक में कोई भी चीज़ नहीं थी, सब उनके सम्मान के लिए था। मतलब साथ में यज्ञ करती थी, बाल विवाह, सती प्रथा, प्रदा प्रथा का कोई प्रचलन नहीं था, पढ़ाई कर सकती थी। ये सब चीज़ें उनके लिए क्या हक की चीज़ें हैं, है ना। जो आज भी चर्चा का विषय रहता है आज अभी अपने समाज में कि क्या चीज़ मिल रहा है, क्या चीज़ नहीं मिल रहा। अब आगे चलते हैं, वहाँ पे जो जीविका के लिए वेद और वेदांग, ये क्वेश्चन आया था, जीविका के लिए जो वेद और वेदांग पढ़ाने वाले जो अध्यापक होते थे उन्हें क्या बोलते थे, उपाध्याय। क्या बोलते थे, उपाध्याय। ये जो क्या होते, ये जो वो लोग होते थे जो वेद वेदांग वहाँ पे पढ़ाते थे, टीचर जो उस समय का आप समझ सकते हैं, तो उनको उपाध्याय कहलाता था। तो ये क्वेश्चन आया भी है। फिर तीसरा, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ। अब पूरे आर्य समाज का वहाँ पे पेय पदार्थ क्या था, सोमरस था, जो वनस्पति से बनाया जाता था। ये लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। किस तरह से, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। आर्य जो है मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। मुख्यतः कितने, 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। पहला कहलाता था वास, दूसरा अधिवास, तीसरा ओषणीय। क्या सा, ओषणीय। पहला वास, दूसरा अधिवास, तीसरा ओषणीय। इस 3 प्रकार का ये वस्त्र पहनते थे। और अंदर कुछ वस्त्र जो पहनते थे उन्हें क्या बोला जाता था, नीवी। क्या बोलते थे, अंदर पहन, ये सब चीज़ देखिए याद कर लीजिएगा, है ना, जो बता रहा हूँ, वास, अधिवास, ओषणीय। और अंदर जो वो पहनते थे वस्त्र, उसको नीवी कहते थे। क्या कहते थे, नीवी। ये अंदर पहनने वाला था। क्या था, अंदर पहनने वाले वस्त्र को नीवी कहा जाते थे। अब ऋग्वेद में भिषज एक शब्द आया था, क्वेश्चन आया था कि भिषज शब्द का प्रयोग किस लिए होता था। तो भिषज पहले शब्द लिख लीजिए। ये क्वेश्चन घुमा घुमा के 2-3 प्रकार से देता है। भिषज शब्द का जो प्रयोग था वैद्य के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था, वैद्य के लिए। अब भिषज जो है अश्विन देवता को कहा गया है। ऋग्वेद में भिषज किसे कहा गया है, अश्विन देवता को। तो 2 क्वेश्चन इससे बन रहे हैं, ठीक है। अश्विन देवता को क्या कहा गया, भिषज को अश्विन देवता या वैद्य के लिए भी कहा गया है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा ये सब चीज़ों से, ठीक है। फिर उस समय वहाँ के जो ऋग्वेद के जो किताब है उसमें वेद में यक्षमा, तपेदिक, जिसे हम तपेदिक बोलते हैं, इस शब्द का यूज कई बार हुआ है, कई स्थलों में हुआ है, ठीक है। और मृतकों का जो है लास्ट में, अब इसको लास्ट चल रहा है ये, मृतकों का जो है मतलब जो कोई व्यक्ति मर जाता था उस समय, तो उन्हें अग्नि के द्वारा मतलब अग्नि से जलाया जाता था, कभी कभी मिट्टी में दफना भी दिया जाता था। अब ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। क्या था, दास प्रथा का प्रचलन था। और जो दूसरी जगह पे जैसे यूरोप और दूसरी जगह में जिस तरह से व्यवहार दासों के साथ होता था, ये यहाँ पे इस तरह का इनके साथ कोई व्यवहार नहीं होता था। तो ये जो वैदिक सभ्यता है इसमें आपको सामाजिक हो गया। अब हम जब आगे आपको इसको पढ़ाएंगे, ये जो रियल है, अब आगे हम जब बात करेंगे तो आर्थिक स्थिति के बारे में बात करेंगे और जो डिटेल है उसके बारे में भी आपको मिल जाएगा। और जो वीडियो में आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप इससे जो और दूसरे क्वेश्चन होते हैं और उनकी जो लिंक वीडियोस के लिंक हैं और जो पीडीएफ्स जो क्वेश्चन 50-50 टॉप 50 बने हुए उसके लिंक भी है, आप जाके देख सकते हैं, जिसको आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा। चलिए अभी फिर मिलते हैं अगले दिन और इसको फिर आगे इसको हम पढ़ के आपको इसके आगे वाले वैदिक संस्कृति के बारे में जानेंगे। चलिए धन्यवाद।